अब बात करते हैं चुनाव की। बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जल्द आ सकती है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, जिनकी सीटें यहाँ पर तय हो गई हैं, ये बताया जा रहा है। इनमें से कुछ नाम जो हैं उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से एसपी बघेल को जो है चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह का नाम हो सकता है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। उधर तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन, बलूरघाट से सुकांत मजूमदार और गोरखपुर से रवि किशन चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ और राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला जो है वो रोक लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर हमारे सहयोगी रविचंद्रन शुक्ला ने बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। कल केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग चली है और उसमें बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी एक नारा अपनी तरफ से दिया है। ज़्यादा जानकारी हम सर से लेते हैं। सर, बीजेपी का भी नारा है 400 के पार और विपक्षी पार्टी देखो भैया, ऐसा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। अब जो लोग ये कह रहे हैं, जो पार्टियां ये कह रही हैं कि हम भी 400 पार जाएंगे, तो 400 का 40 का ठिकाना नहीं और 400 की ठिठोली हो रही है। मतलब 40 सीटें खुद लड़ने वाले भी नहीं है ये, और कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए कह रही है कि हम 500 प्लस जो है वो बीजेपी प्लस लड़ने वाली है, इसलिए हम 400 पार हो रहे हैं। आप 40 लड़ नहीं पाओगे और कह रहे हो हम 400 जो है वो पार हो जाएंगे। तो लेकिन उनको ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि चाहे वो मतदान तो जनता ईवीएम से करेगी, ईवीएम के मतदान में वो चाहे भाग लें और चाहे मैदान से भाग लें, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। अच्छा सर, बीजेपी का हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में 4 मीटिंग हुई है। कल भी हमने देखा बहुत मैराथन मीटिंग चली। आप लोगों ने अपने जो सहयोगी पार्टी हैं उनके साथ में भी सीट शेयरिंग का लगभग फार्मूला तय कर लिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से उस तरीके की तैयारी नहीं दिखी। देखिए, हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बीजेपी और सहयोगी सब मिल करके जिन सीटों पे लड़ना है उस पे सब लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है कि यहाँ इस विपक्ष में दिक्कत ये हुई है, जो सो कॉल्ड गठबंधन कह रहे हैं, कि इसमें ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हम जो है वो सत्ता के सिंहासन के शीर्ष पे पहुँच जाएं, और उसके चक्कर में ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। अब इनकी दिक्कत ये हुई है कि जो इनकी गठबंधन की गाड़ी है उसमें कांग्रेस के करप्शन और कांग्रेस की करप्शन की गाड़ी में गठबंधन के खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, वो हर आदमी जो है वो सांप सीढ़ी का खेल में टांग खींचने में एक दूसरे के लगा हुआ है। और नेतृत्व भी अभी कोई डिसाइड नहीं कि किसके नेतृत्व में गठबंधन लड़ेगा चुनाव। सब लोग अपने अपने जगह के छत्र बने हुए हैं। इसीलिए हमने कहा बिना ड्राइवर के पास लर्निंग लाइसेंस भी ना हो तो क्या उस गाड़ी का हश्र क्या होगा। या तो गठबंधन की गाड़ी जो है वो गढ़ में गिरेगी या गटर में जाएगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। संजय कौशिक के साथ रविचंद्रन शुक्ला, NDTV इंडिया। अधिकांश राज्यों में बीजेपी और जो सहयोगी दल हैं उनके बीच सीट बंटवारा भी तय हो गया है। बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से समझौता नहीं हुआ है। वहीं झारखंड में बीजेपी अपनी सहयोगी आजसू को 1 सीट देगी। यूपी में सहयोगियों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। इसमें अपना दल और आरएलडी को 2-2 सीटें जो है वो मिलेंगी। उधर असम में बीजेपी अपने सहयोगियों को 3 सीटें देगी। महाराष्ट्र में भी शिवसेना, शिंदे और एनसीपी से बीजेपी की बातचीत जो है वो जारी है। बिहार में सहयोगियों से आखिरी दौर की बातचीत जो है वो अभी बाकी है। तो कुछ इस तरह से सहयोगियों के साथ जो है अब तक तालमेल जो है बनता हुआ दिख रहा है बीजेपी का। इस पर चर्चा करते हैं। अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर कात्यायनी चतुर्वेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहले आपके पास आते हैं। बीजेपी की लिस्ट में अक्सर हम देखते हैं कई सारी चौंकाने वाली बातें होती हैं। जो पहली लिस्ट है इसमें माना जा रहा था कि वो सीटें होंगी ज़्यादातर जो बड़े नाम हैं जिनका कंफर्म है, या फिर वो सीटें जहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि इस बार वो जीते। लेकिन लग रहा है कि सरप्राइज इसी लिस्ट से जो है शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर सरप्राइज ये भी है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम लेकर आ रही है।
और ये भी हमें बताया गया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम, करीब 200 नाम तक भी हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये होगी बीजेपी की कि चुनाव आयोग घोषणा करे उससे ठीक पहले 2/3 नाम अपने घोषित कर दें, ताकि जो विरोधी हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त पार्टी हासिल कर ले। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। सरप्राइज ये भी हो सकती है इसमें कि बड़ी संख्या में सांसद जो है, मौजूदा सांसद, उनके टिकट काट दिए जाएं। पिछली बार भी बीजेपी ने ऐसा किया था, इस बार भी एक बार फिर बीजेपी ऐसा कर सकती है। ये भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को, युवाओं को टिकट दिया जाए, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग नेता हैं उनमें से कई को विश्राम करने के लिए भी पार्टी कह सकती है। ये बात भी इसमें सामने आ रही है। इसी के साथ जो दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उन्हें भी पार्टी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। ये भी इस सूची में सामने आएगा। सूची के बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही आ सकती है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि 3 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जो कि संभवतः आखिरी बैठक होगी इस मौजूदा कार्यकाल की, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी मंत्री का टिकट आपको काटना भी है, तो टिकट काटने के बाद अगर आप मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलाए तो शायद वो ठीक बात नहीं होगी। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि रविवार रात को ये बैठक खत्म होने के बाद फिर बीजेपी की पहली सूची आए। अखिलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले, क्योंकि अब टिकट तो कट सकते हैं, हर बार हम देखते हैं कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाता है, लेकिन दिल्ली को लेकर भी चर्चा है कि वहां पर जो 5 सांसद हैं उनको बदला जा सकता है। तो ये सीटों में बदलाव भी हो सकता है या फिर ये टिकट काटने वाली चीज ही यहाँ पर होगी? कुछ सांसदों की सीटों में बदलाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके मुझे लगता है कि सीटें जो है उनमें टिकट काटे जाएंगे। दिल्ली की जो आपने बात की है, इसमें कुछ नाम जो है उनका तो तय माना जा रहा है, जैसे में रमेश विधूड़ी हैं या प्रवेश वर्मा हैं, इनका नाम तो माना जा रहा है कि इनको टिकट पक्का है। लेकिन बाकी जो सांसद हैं उनके ऊपर तलवार यहाँ पर लटक रही है। यहाँ पर कुछ जो फिल्मी सितारे, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अक्षय कुमार का नाम भी इसमें मीडिया के हलकों में चल रहा है कि क्या अक्षय कुमार भी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर चल रही है, वो भी दिल्ली में ही उम्मीदवार बने, ये भी एक संभावना है। इसके अलावा बीजेपी, जैसा हमने कहा, कि नए चेहरों को मौका देना चाहती है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन काफ़ी वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, लेकिन अब शायद उनको विश्राम देने का समय आ गया है, ऐसा संदेश बीजेपी देना चाहती है। तो शायद उनका टिकट कटे, उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही प्रदर्शन सांसदों का कैसा रहा पिछले 5 साल में, इसका भी जायजा लगातार पार्टी लेती आई है। इसके अलावा जनता से भी सीधे फीडबैक लिया गया है। नमो ऐप जो है उसके जरिए लोगों से सीधे वोट देने के लिए कहा गया था कि आप बताइए कि आपके संसदीय क्षेत्र में जो सांसद हैं उनका काम कैसा रहा, और साथ ही आपके संसदीय क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी के नेता कौन है, उनके नाम बताइए। तो इस तरह से जनता से भी फीडबैक लिया गया, सर्वे कराए गए। आरएसएस के जो दूसरे संगठन है आरएसएस है, इनका भी फीडबैक आता है। ये सब मिला करके मिलीजुली उसके बाद एक सूची बनती है जिस पर कि मंथन होता है। तो एक बीजेपी का एक अपना तरीका है असेसमेंट का, वो देखते हैं कि किसको टिकट यहाँ पर देना बेहतर रहेगा, किसको नहीं देना चाहिए। कात्यायनी जी, अभी तक जो है वो गठबंधन की लेकर चर्चा थी कि भाई कैसे तालमेल बैठे दूसरी पार्टियों के साथ, कैसे चुनाव में जाएं। अब यहाँ पर टिकट देने का जो है वो वक्त आ गया है। ऐसे में जो चर्चाएं बीजेपी की लिस्ट को लेकर चल रही हैं, आपको ये कैसी तैयारी लग रही है बीजेपी की? क्योंकि इस बार का लक्ष्य जो है वो भी और बढ़ा दिया उन्होंने, 400 तक की बातें अब हो रही हैं। ताबिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, बहुत सीधी बात है। भैया अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं उसका समर्थन करते हुए मैं बात आगे बढ़ाऊं तो हम बार बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से बड़े आशान्वित होकर बड़ी ऊर्जा के साथ कहते हैं मोदी की गारंटी, और शायद इसीलिए आज पूरे देश में ये चर्चा भी लोगों के बीच में हम सुनते रहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही कि जो कार्यप्रणाली है, अभी जो भी नाम चल रहे हैं या जिन पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो मात्र कयास हैं। पीछे के चुनाव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने एक एक उम्मीदवारों का चयन किया है, निश्चित रूप से जो जनता के बीच में रहा है, जनता के हितों का ध्यान रखा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो हमने कार्यप्रणाली उसकी देखी है, जिस तरह से वो अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, और एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करके जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो गरीब है, किसान है। हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कहते हुए सुना था कि भारत में मात्र 3 जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो ये चुनावी जो चयन है, जो उम्मीदवारों का चयन है, वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। लेकिन हम किसी तरह के कयास इसलिए अभी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। अंत तक वो क्या, अगले मिनट तक वो क्या हो जाए। और रही बात विपक्ष की, जो सीटों के बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं, आपस में बात नहीं हो पा रही, तो काठ की हांडी बार बार तो देखिए ताबिश जी चढ़ती नहीं है।
विपक्ष की जो ये इस बीच जो भी रणनीति रही है, जो चर्चाएं रही हैं, जो बैठ के रही हैं, देश की जनता ने उसको देखा है। और साफ तौर पर जो नीतियां अभी हाल के ये 5 साल जो पीछे अभी बीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम पीछे के और 5 साल में ना जाएं, अभी देखें तो जो कार्यप्रणाली रही, जो जिस तरह से लोगों को लाभान्वित करने का उनका एक विजन रहा, क्या उन्होंने जो भी अपने तो उन्हीं घोषणा चीजों को पत्र में लेकर जो बीजेपी वादे चाहेगी किए भी थे, कि इस बार वो चुनाव जो मैदान में जाए, लेकिन हम यहाँ पर घोषणा बात कर रहे हैं पत्र कि में इलेक्शन की जो वादे तैयारियों को किए लेकर। थे, जी धारा जी जी 370 हो, राम मंदिर हो, और उसके बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, नारी जी शक्ति वंदन अधिनियम हो, वो कात्यायनी तमाम जी, चीजें ये भारतीय इन जनता तमाम पार्टी चीज़ों के को पक्ष में बीजेपी जाती उठाती भी दिखाई रही दी। है और शायद ये मुख्य मुद्दे भी हों जब वो चुनाव में जाएं, लेकिन ऋषि मिश्रा जी, यहाँ पर तालमेल की भी लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह की अब सहयोगियों के साथ बीजेपी का तालमेल दिख रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में खास तौर पर अकेले वो लड़ेंगे, यूपी में भी अब 6 सीटें ही सिर्फ सहयोगियों को देंगे, तो बीजेपी चाहती है कि वो ही अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं, सहयोगियों के साथ तो साथ में हो ही। देखिए, आपने खुद सुना होगा, प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि 300 बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। यानी आप प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी सहयोगियों के लिए मात्र 30 सीटें छोड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में जो पार्टी आपके साथ सत्ता में शामिल है, जब आप लोकसभा चुनाव जाते हैं तो उनके लिए एक सीट भी नहीं छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में आपने देखा कि बीजेपी सिर्फ 6 सीटें छोड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बिहार और महाराष्ट्र को लेकर है। कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे हैं और संभावना ये व्यक्त की जा रही है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने 12 सीटों का ऑफर जेडीयू को दिया है, जबकि जेडीयू का 2019 में 16 सीटें जेडीयू जीत के आई थी। संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार का ये भरोसा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। उसको लेकर बीजेपी से क्या बात होती है? आप देखिए, महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है, चाहे वो शिंदे साहब हों, अजित पवार हों। तो ये परिस्थितियां बीजेपी के लिए भी है। ये मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों, उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम, तमाम आपने बड़े राज्यों जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी, इससे छोटा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि वो अपना जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको लेकर इस बार जाएं, ऐसे में अगर हम बिहार और महाराष्ट्र देखें तो यहाँ पर सहयोगियों के साथ लगता है कि तालमेल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा पे लड़ना चाहे। दिक्कत तो आएगी, देखिए, क्योंकि पिछली बार कम पार्टियां थी, जैसे महाराष्ट्र में केवल 2 ही पार्टियां थी, बीजेपी शिवसेना, इस बार 3 पार्टियां हैं। बिहार की बात करें तो वहाँ पर 3 ही पार्टियां थी, इस बार 5 पार्टियां हो गई हैं। तो सीटें कम है, सीटें तो वही हैं, उन्हीं में आपको सीटें बांटना है। तो जो बात ऋषि जी कह रहे हैं, बिहार में मुझे लगता है कि जेडीयू इतने कम पर तो नहीं मानेगी, क्योंकि आरजेडी के साथ भी उनका तालमेल वही था। वो चाहेंगे कि जो पिछली बार बीजेपी के साथ था वही रहे, तो बराबरी का हिस्सा वो चाहेंगे। 17-17, 6 पिछली बार का फार्मूला था, इस बार ये हो सकता है कि 16-16 हो जाए और बाद में कुछ जो है बाकी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को 1-1 सीट दे दें और बाकी जो है चाचा भतीजे में 3-3 सीटें बांट लें, ये हो सकता है। लेकिन जेडीयू कम पर मानेगी, मुझे इसका थोड़ा डाउट है और शायद यही कारण है जो बात ऋषि जी कह भी रहे हैं कि यही कारण इसके चलते देरी हो रही है बिहार में और महाराष्ट्र में। लेकिन बाकी जगह पर करीब करीब उन्होंने सुलझा लिया है। हाँ, कुछ जैसे टीडीपी के साथ, अकाली दल के साथ और एआईएडीएमके के साथ कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एआईएडीएमके तैयार होगा तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, कोई दूसरे गुट के साथ तमिलनाडु में तालमेल करेंगे। टीडीपी के साथ जाए या वाईएसआर कांग्रेस के साथ जाए, बीजेपी अभी भी इस दुविधा में है। तो मुझे लगता है कि अभी आखिरी मौके पर इसका फैसला अगले सप्ताह तक हो सकता है। इसके लिए लगता है अखिलेश जी थोड़ा वक्त भी वो लेकर चल रहे हैं कि पहले ही आप लिस्ट ले आ रहे हैं, ताकि इन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा वक्त रहे कि जहां पर ज़रूरत है तालमेल पर बातचीत करने की, वो शायद रहेगा मौका। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, बीजेपी की लिस्ट जल्दी आ सकती है जिसमें कई सारे नाम जो हैं, बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं।